हेलो दोस्तों, क्लास एकेडमी में आपका स्वागत है। और प्रतिदिन की तरह आज भी एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। और आज का जो चैप्टर है वो रक्षाबंधन पर विशेष है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा रक्षाबंधन और दलपत देव के बीच के संबंध। पता चलेगा आज आपको कि दलपत देव कैसे रक्षाबंधन के दिन ही राजा बने थे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर करे, और इसके साथ ही आप लोगों को हलवा विद्रोह और कोटपाड़ की संधि बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। दलपत देव के पिता का नाम था राजपाल यादव। राजपाल यादव नहीं है दोस्तों, अभी वाला का राजपाल यादव नहीं है। ये जो है राजपाल देव हैं, जो काकती वंश का राजा था, जिन्होंने उपाधि धारण की है प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। तो आप इसकी उपाधि को भी याद रखना। राजपाल देव ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण किए थे। राजपाल देव की दो पत्नी थी। हमसे एक संभला नहीं जा रहा है, ये दो रखा है, तो इसके नतीजा भी भुगतेंगे। चलो जानते हैं कैसे। तो राजपाल देव की एक पत्नी के नाम थी बघेलिन, दूसरी पत्नी के नाम थी चंदेलिन। बघेलिन के पुत्र का नाम था दक्षिण सिंह और चंदेलिन के पुत्र के नाम दलपत देव और दूसरी पुत्र का नाम प्रताप सिंह देव। तो ये हैं दोनों के। तो हुआ क्या इस समय, तो जब राजपाल देव की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के पश्चात जो रानी है इसकी चंदेलिन, वो अपने बेटों को राजा नहीं बनाता है। तो राजा किसे बनाते हैं, ये अपने भाई चंदेल को राजा बना देते हैं। जो चंदेल वंश का रहता है, और ये राजा बन जाता है जो राजकुमार का क्या है, मामा है। तो ये क्या हो गया, चंदेल मामा। अब ये जो चंदेल मामा है वो बस्तर क्षेत्र में 10 साल तक शासन करता है, 10 साल। तो इसी समय एक पर्व आता है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन पर्व या त्यौहार के दिन मौका मिल जाता है दलपत देव को, और पहुंच जाता है चंदेल की दरबार में मामा करके रक्षाबंधन के बहाना। और जैसे ही मौका मिलता है तो अपने मामा चंदेल को मार देता है और बन जाता है स्वयं राजा। क्या बन जाता है, स्वयं राजा। ये बने कब है राजा, रक्षाबंधन त्यौहार के दिन। तो है ना प्रमुख आपके लिए। तो काकती वंश के लिए ये जो पर्व है बहुत प्रमुख पर्व है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसी दिन दलपत देव राजा बने हैं। तो ये है दलपत देव और रक्षाबंधन के बीच के संबंध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जान लेते हैं दलपत देव के बारे में। बन गए दलपत देव राजा बनने के बाद नीलू पंत जो मराठा सेनापति है वो करते हैं बस्तर पे हमला। बस्तर में हमला कब, तो 1770 में। तो क्या नीलू पंत जीत गया, नहीं दोस्तों। जो दलपत देव है वो बहुत शक्तिशाली राजा है। इसे पराजित कर देते हैं और ये जीत जाता है। दलपत देव जीत जाता है, मराठों को दौड़ा कर मारता है, कई टुकड़ों में काट के ऐसे ही फेंक देता है। ये अपने जान बचाकर, जो नीलू पंत है, जान बचाकर चला जाता है जयपुर। कहाँ चला जाता है, जयपुर। और जयपुर में शरण लेते हैं। जयपुर के राजा के साथ क्या करते हैं, समझौता करके कुछ समय बाद जो नीलू पंत है वो फिर से आक्रमण करता है। किसके ऊपर, तो फिर दलपत देव के ऊपर आक्रमण करते हैं। और इस बार नीलू पंत जीत जाता है और दलपत देव क्या हो जाते हैं, पराजित। लेकिन मराठों का अधीनता स्वीकार नहीं करता है दलपत देव। एकमात्र ऐसा राजा है जिन्होंने मराठों का अधीनता कभी स्वीकार नहीं किया। इनके डर में आसपास के जितने भी राजा थे सभी ने मराठों का अधीनता स्वीकार कर लिया था, लेकिन एकमात्र दलपत देव ने कभी स्वीकार नहीं किया और ये हार भी नहीं माना। कुछ दिन बाद अपनी सेना को संगठित कर फिर से मराठों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और फिर से क्या हो जाता है, इस बार दलपत देव फिर जीत जाता है और मराठा जो है वो हार जाता है। और इस बार मराठों के डर से 1770 में अपना जो राजधानी बस्तर रहता है उसे ट्रांसफ़र करके जगदलपुर ले आता है। बस्तर से राजधानी को जगदलपुर स्थानांतरित कर देता है कौन, तो दलपत देव। उसी समय दोस्तों 1770 में वस्तु विनिमय का कार्य होने लगता है बस्तर क्षेत्र में। मैं दक्षिण कोसल की बात नहीं कर रहा हूँ, बस्तर की बात कर रहा हूँ। बस्तर का यहाँ दक्षिण कोसल में तो पहले से शुरू हो गया था, ये बस्तर का है। तो ये उसी समय बस्तर में हुआ। और एक जाति बंजारा जाति,
एक जाति है बंजारा जाति। तो बंजारा जाति ने सबसे पहले वस्तु विनिमय का कार्य करने बस्तर में प्रवेश किया। और कौन से वस्तु हैं? तो वो वस्तु है नमक और गुड़। इन्हीं वस्तुओं का क्या करते थे? विनिमय करते थे, सामान के बदले सामान, जिसे वस्तु विनिमय कहा गया। और इसी समय से बस्तर क्षेत्र में दूसरे जगह के आदमी या दूसरे क्षेत्र के आदमियों का प्रवेश प्रारंभ हुआ। इससे पहले कभी नहीं हुआ था और यही इन लोगों के लिए मुसीबत बना। चलो आगे देखते हैं। दलपत देव के दो पुत्र थे, एक के नाम अजमेर सिंह और दूसरे के नाम दरियादेव। हुआ क्या दोस्तों? तो 1770 में जब राजधानी स्थानांतर करते हैं तो उसके 3 साल बाद दलपत देव की स्वर्गवास हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब 1774 में राजा बन जाता है अजमेर सिंह, राजा बन जाता है अजमेर सिंह। लेकिन होता क्या है? तो इस समय उसके जो भाई हैं, सौतेला भाई, ये जो है क्या करने लगता है? अजमेर सिंह से संघर्ष करने लगता है, विद्रोह करने लगता है और अंत में पराजित भी हो जाता है। अभी इतिहास फिर से दोहराने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ अजमेर सिंह अकेला नहीं है जो अपने भाई के साथ लड़ा है, इसके पिताजी भी अपने भाइयों के साथ लड़ के शासन किया है। इतना आसानी से नहीं किया है और ये इतिहास दोहरा रहा है, और दो तरह से। देखो कैसे, तो आगे हम जानते हैं। जो दरियादेव है वो अजमेर सिंह से हार कर ये फिर चला जाता है जयपुर। याद आ रहे हैं कुछ? मराठा जो सेनापति नीलू पंत भी कहाँ गए थे? जयपुर। कहाँ गए थे? जयपुर। और जयपुर के राजा के साथ समझौता करके हमला किए थे दलपत देव के साथ, और जीते थे, लेकिन दूसरे बार हार गए थे। वही इतिहास फिर से दोहरा रहे हैं। ये जो दरियादेव हैं ये फिर जयपुर चला गया, और जयपुर का पहले से ही संबंध किसके साथ है? मराठा के साथ और अंग्रेज़ों के साथ। तो ये तीनों के साथ समझौता करता है दरियादेव, और इस बार दरियादेव जीत जाता है। वो कैसे? तो ये तीनों के साथ मिल के अजमेर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें अजमेर सिंह मारा जाता है। इसके साथ साथ पूरे हलवा जाति को मार दिया जाता है, बहुत ही बेरहमी के साथ। इसमें एकमात्र हलवा अपने जान बचाकर भाग पाता है। ये पूरे विश्व के इतिहास में पहली घटना है जहाँ पूरे एक जाति समुदाय को ही मार दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो ये विश्व में दर्ज है, विश्व के इतिहास में। और ये मरा कब है? तो 1777 में। अजमेर सिंह कुमारी कब हैं? तो 1777 में। इसे ही जाना जाता है हलवा विद्रोह के नाम से। यही है हलवा विद्रोह। तो इतने के बाद क्या आगे कुछ नहीं हुआ होगा? तो ऐसा नहीं है। ये जब दरियादेव की मदद तीनों मिल के किए हैं, अंग्रेज, मराठा और विक्रमदेव जयपुर के राजा, तो इसके बदले में कुछ तो लेगा ही। तो क्या करते हैं इन लोग? एक संधि करते हैं 6 अप्रैल 1778 को। ये संधि को कोटपाड़ की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के बदले मराठा शासक मतलब नागपुर के भोसलों को 59,000 टकोली दिए जाते थे। लगभग 5 से 6,000 रुपये प्रति साल देते थे, टकोली में 59,000 रुपये। और यही घटना है 1778 की, जिसके तहत पहली बार जो बस्तर क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। पहली बार कब की बात है? तो 1778 की बात है। ये पहली बार रतनपुर राज्य मतलब दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। उसी समय से ही बस्तर को छत्तीसगढ़ का हिस्सा माना गया है। ये उस समय जो छत्तीसगढ़ है, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ जो है वो 1741 में रघुनाथ के शासन में, कलचुरी वंश के रघुनाथ के शासन में क्या हो गए थे? मराठों के अधीन हो गए थे। बस्तर है वो 1778 में आया है, 1778 में। सोच लो कितना अंतर है और कितना शक्तिशाली है बस्तर क्षेत्र। तो ये वही संधि है जिसके तहत पहली बार छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ, और उसी समय से बस्तर को छत्तीसगढ़ का हिस्सा माना गए हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताया हूँ क्या? तो दलपत देव और रक्षाबंधन के बीच संबंध, कैसे दलपत देव रक्षाबंधन के दिन राजा बने थे। तो वे पहला 78 की कोटपाड़ की संधि, और इसी संधि के तहत पहली बार जो बस्तर है वो छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा बना। तो ये है आज का आप लोगों के लिए प्रमुख स्टोरी।
तो आप जान सकते हो कि आज कैसे हमारे इतिहास है, इतिहास के संबंधित जो आप लोगों को मैं बताया हूँ आज रक्षाबंधन की विशेष पर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बने रहे मेरे साथ और ऐसे ही दूसरा वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक